वार बुधवार 6 मार्च। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी के साथ शुरू करते हैं आज की खबरें। देश विदेश में क्या हो रहा है वो तमाम जानकारियां। यूपी के शाहजहांपुर में एक युवक ने अपने पिकअप चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस थाने गए, लेकिन पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं दर्ज की, जिसके बाद उस युवक ने एसपी ऑफिस के सामने पहुंचकर आग लगा लिया। और इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई वो भी देखिए। आग लगा लिया जल्दी आग लगा लिया आग लगा लिया ये आज करीब दिन में 12 बजे ताहिर अली नाम के व्यक्ति के द्वारा पुलिस ऑफिस कार्यालय के बाहर स्वयं को आग लगाने की घटना हुई थी। तुरंत से जो हमारे पुलिसकर्मी और हम लोगों के द्वारा उसे तुरंत से बुझा के अस्पताल में भेजा गया। वहाँ पे उसका उपचार चल रहा है और उपचाररत है और अभी ठीक है। और अभी तक जो चीज़ें सामने आई है उसमें ये है कि इनका एक अन्य व्यक्ति उमेश तिवारी, जिसके साथ ये पहले से ही काम करते हुए आ रहे हैं और दोनों एक-दूसरे को जानते हैं और उनके यहाँ पे ये काम भी करते हैं। तो उनके साथ का एक विवाद सामने आया है कि विवाद ये है कि ताहिर अली के नाम पर एक गाड़ी थी और 2 गाड़ियाँ हैं, जो कि इनके द्वारा खरीदी गई थी, उमेश तिवारी के द्वारा खरीदी गई थी और उसका पूरा पैसा जो है आरटीजीएस और चेक के माध्यम से और नकद इनको ताहिर अली को दे भी दिया गया था। और साथ ही साथ जो दूसरी गाड़ी जिसकी किस्त चल रही थी, वो किस्त भी उमेश तिवारी के द्वारा ही लगातार जमा करवाई जा रही थी। ये सभी के डॉक्यूमेंटेड और एविडेंसेस हैं, वो जो पहले जांच हुई थी उसमें ले लिए गए थे। और जो ताहिर अली हैं वो चाहते थे कि जो दोनों गाड़ियाँ इनके नाम हैं वो इनको मिल जाए, जिसके संबंध में उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि अगर उनको गाड़ियाँ चाहिए तो वो माननीय न्यायालय में इसके लिए तराजू करें। इस संबंध में जो भी आज घटना हुई है उसके संबंध में एसपी सिटी को जाँच दी गई है और जाँच के उपरांत जो भी चीज़ें सामने आएगी और जिनके द्वारा इनको उकसाया गया है, तो उसमें जो भी कार्रवाई होगी, विधिक कार्रवाई वो की जाएगी। चीन ने कराई प्रचंड और ओली में दोस्ती। भारत समर्थक नेपाली कांग्रेस ने खोली पोल। मालदीव के बाद नेपाल में चीनी सैन्य दल। नेपाल में एक बार फिर से चीन बहुत एक्टिव नजर आ रहा है। नेपाली कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चीन के इशारे पर प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने प्रचंड और केपी ओली के बीच दोस्ती हुई है। वहीं चीन की सेना का एक दल मालदीव के बाद अब नेपाल पहुंच रहा है। नेपाल में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने एक बार फिर से चीन समर्थक पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली के साथ हाथ मिला लिया है। प्रचंड ने पिछले 15 महीने से चले आ रहे नेपाली कांग्रेस के साथ अपने गठबंधन को तोड़ लिया है। इस घटनाक्रम के बाद नेपाल में प्रचंड कैबिनेट के 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। प्रचंड पार्टी संसद में तीसरे नंबर पर आती है, लेकिन वह लगातार गठबंधन बदलकर सत्ता में बने हुए है। वहीं संसद में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस को अब विपक्ष में रहना होगा। इसी बीच भारत समर्थक नेपाली कांग्रेस ने आशंका जताई है कि प्रचंड और ओली में गठबंधन के पीछे चीन का हाथ हो सकता है। इस बीच मालदीव में सैन्य समझौता करने के बाद चीनी सेना का दल अब नेपाल पहुंच रहा है और माना जा रहा है कि कई डील पर हस्ताक्षर हो सकता है। इसी केपी ओली अक्सर प्रचंड की कड़ी आलोचना करते रहते थे, लेकिन अचानक से उनके सुर बदलने में नेपाली कांग्रेस ने संदेह जताया। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाली कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि चीन लंबे समय से यह प्रयास कर रहा था कि ओली और प्रचंड को एक हो गए हैं। नेपाली कांग्रेस के नेता शेर सिंह बहादुर देवबुआ ने कहा कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार था, लेकिन प्रचंड ने हमें धोखा दिया। उन्होंने कहा कि प्रचंड और ओली के बीच पिछले 6 महीने से बातचीत चल रही थी। नेपाली कांग्रेस ने कहा कि इस डील के पीछे एक विदेशी कारण भी है। उनका इशारा खुलकर चीन की ओर था। वहीं प्रचंड की पार्टी ने चीन की किसी भी भूमिका से इनकार किया है। नेपाल पहुंच रहा है चीनी सेना का दल। इसी बीच मालदीव में सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद चीनी सेना का दल नेपाल पहुंच रहा है।
मालदीव में चीनी सेना के सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिससे माना जा रहा है कि भारत को ध्यान में रखकर किया गया है। मालदीव के बाद अब भारत के एक और पड़ोसी देश नेपाल में चीनी सेना की नापाक चाल पर सबकी नजरें रहेंगी। इससे पहले नेपाल चीन के राजपूत ने अपनी ताकत लगा दी थी और वह लगातार प्रचंड और ओली के साथ लाने पर काम कर रहे थे। विश्लेषकों का कहना है कि नेपाल में सरकार बदलने के लिए यही सही समय नहीं, क्योंकि भारत में 1 महीने से भी कम समय में आम चुनाव होने वाले हैं। विश्लेषकों के मुताबिक भारत को पहले से ही नेपाल में वामपंथी सरकारें पसंद नहीं थी। भारत उन राजनीतिक दलों को पसंद करता है जो उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं। साल 1950 के दशक में नेपाली कांग्रेस जैसे लोकतांत्रिक दलों का विरोध करने के लिए नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया था। तब नेपाल की राजशाही ने भी वाम दलों को समर्थन दिया था। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियां हमेशा भारत के लिए खिलाफ रही हैं। चीन में नेपाल वामपंथी एकता के विचार को प्रोत्साहित किया है। साल 2008 में नेपाल में राजशाही समाप्त होने के बाद चीन में वाम दलों का समर्थन किया और उन्हें एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित किया। चीन ने लगा दी थी पूरी ताकत। चीन ने साल 2020 में और 21 में प्रचंड और ओली की पार्टियों में सीपीएन माओवादी और सीपीएन यूएनएल एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी अनुमति नहीं दी। दोनों दलों का विलय हो गया और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एएनसीपी का गठन हुआ, लेकिन विलय पंजीकृत नहीं हुआ। अब सीपीएन माओवादी और सीपीएन यूएनएल दोनों एक दूसरे के नेता चाहते हैं कि उनकी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ें। इस नई गठबंधन सरकार को बनाने के लिए सीपीएन माओवादी की ओर से बातचीत करने वाला व्यक्ति चीन का समर्थक है। हाल ही में नेपाल में चीनी सरकार और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि मंडलों और अधिकारियों की यात्राओं से पता चलता है कि चीन इस सब के पीछे है। कई कंपनियां चलाते हैं मुकेश अंबानी के होने वाले संबंधी वीरेन मर्चेंट। जानिए कितनी है नेटवर्थ। मुकेश अंबानी भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस हैं। ब्लूमबर्ग बिलियन के मुताबिक उनकी नेटवर्थ $115 है। वह दुनिया के 11वें बड़े रईस हैं। जुलाई में उनके छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी राधिका मर्चेंट से होने जा रही है। राधिका के पिता वीरेन मर्चेंट कई कंपनियां चलाते हैं। जानिए कितनी है उनकी नेटवर्थ। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की जुलाई में होगी शादी। राधिका मर्चेंट के पिता वीरेन मर्चेंट जाने माने कारोबारी हैं। वह दवा कंपनी एनकोर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हैं। भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की जुलाई में मुंबई में शादी होगी। इससे पहले कि 3 मार्च तक जामनगर में दोनों की प्री वेडिंग सेरेमनी आयोजित की गई, जिसमें दुनिया भर की कई जानी मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया। अंबानी परिवार की बहू बनने जा रही राधिका मर्चेंट के पिता वीरेन मर्चेंट एनकोल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हैं। यह देश की सबसे बड़ी कंपनी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनकोर सालाना 6 अरब से अधिक टैबलेट बनाती है। मुकेश अंबानी के होने वाले संबंधी वीरेन मर्चेंट साथ ही वह कई बड़ी कंपनियों में डायरेक्टर भी है। मर्चेंट परिवार का ताल्लुक गुजरात के कच्छ इलाके से है। 16 जनवरी 1967 को जन्मे वीरेन मर्चेंट का बचपन मुंबई में गुजरा। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। वीरेन मर्चेंट एनकोर हेल्थ केयर के सीईओ हैं और वाइस चेयरमैन हैं। साथ ही वह एनकोर नेचुरल पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड, एनकोर बिजनेस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, एनकोर पॉलीफ्रैक प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जीवाईजी फार्मो प्राइवेट, साई दर्शन बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड सहित कंपनियों में डायरेक्टर भी हैं। वहीं हमेशा सुर्खियों से दूर रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ करीब 750 करोड़ रुपए है। उनकी पत्नी शैला मर्चेंट के एक सफल उद्यमी है। वीरेन और शैला ने 2002 में एनकोर हेल्थ केयर की स्थापना की थी। राधिका की नेटवर्थ था 18 दिसंबर 1994 में जन्मी राधिका मर्चेंट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। न्यूयॉर्क से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप की थी। राधिका ने एक रियल एस्टेट कंपनी इप्सरावा जूनियर सेल्स मैनेजर के तौर पर काम किया था, लेकिन समय के बाद अपनी फैमिली बिजनेस से जुड़ गई थी। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक राधिका मर्चेंट आलीशान लाइफ जीती हैं। वह डिजाइनर कपड़े पहनती है और साथ ही उन्हें महंगे बैग का शौक है।
काफी स्टाइलिश हैं, उन्हें डांस, स्विमिंग और किताबें पढ़ने का भी शौक है। राधिका की नेटवर्थ देख की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह है करीब 8 से 10 करोड़ रुपए है। अमीरों की लिस्ट में साल का सबसे बड़ा उलटफेर, मस्क में गवाए 17.6 अरब डॉलर। जानिए कौन निकल गया उनसे आगे। एलन मस्क के हाथ से दुनिया के सबसे बड़े रईस की कुर्सी निकल गए। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने उन्हें पछाड़ दिया। मस्क की नेटवर्थ में सोमवार को 17.6 अरब डॉलर की गिरावट आई, 200 अरब डॉलर से नीचे आ गई। एलन मस्क के हाथ से फिसल गई नंबर 1 की कुर्सी। अमेज़न के जेफ बिजनेस दुनिया की सबसे बड़े रईस मस्तक नेटवर्क 17.6 अरब डॉलर की भारी गिरावट, दुनिया के अमीरों की लिस्ट में सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला। लंबे समय तक टेस्ला के सीईओ एलन मस्क दुनिया के सबसे बड़े रईस की कुर्सी पर जमे हुए थे, लेकिन सोमवार को उन्हें तगड़ा झटका लगा। उनकी नेटवर्थ में 17.6 अरब डॉलर की गिरावट आई और वह दूसरे नंबर पर खिसक गए। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस उन्हें पछाड़कर पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक बेजोस 200 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे बड़े रईस बन गए, जबकि मस्क 198 डॉलर की नेटवर्थ के साथ दूसरे नंबर पर खिसक गए। बेजोस की नेटवर्थ इस साल 23.4 अरब डॉलर बढ़ी, जबकि मस्क की नेटवर्थ 31.3 अरब डॉलर की गिरावट आई। मस्क ने मई 2023 में सीईओ और फ्रांसीसी बिजनेसमैन बर्नार्ड आर्नोल्ट को पछाड़कर नंबर 1 की कुर्सी हासिल की थी। सोमवार को टेस्ला के शेयरों में 7% से अधिक गिरावट आई। आर्नोल्ट 197 अरब डॉलर नेटवर्थ के साथ अमीरों की लिस्ट में अभी तीसरे नंबर पर है। सोमवार को उनकी नेटवर्थ में 1.484 गिरावट आई है। वैसे इस साल नेटवर्थ 18.3 अरब डॉलर बढ़ी। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के सीईओ मोके जरबर्ग 179 अरब डॉलर नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में चौथे नंबर पर बने हुए हैं। इस साल उनकी नेटवर्थ में सबसे ज्यादा 50.7 अरब डॉलर की तेजी आई। माइक्रोसॉफ्ट में फाउंडर बिल गेट्स 150 अरब डॉलर के साथ लिस्ट में 5वें नंबर पर है। इस साल उनकी नेटवर्थ 8.8 डॉलर बढ़ी है। अंबानी और अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में टॉप 10 में हैं, 9 अमेरिका के हैं। स्टीव बाल्मर 143 अरब डॉलर की लिस्ट में 6ठे नंबर पर है। अमेरिका के दिग्गज इन्वेस्टर वॉरेन बफे 7वें नंबर पर है। लेरो एलिन 9वें पर है और सेगनेई ब्रिन 10वें नंबर पर हैं। भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी 115 अरब डॉलर के साथ इस लिस्ट में 11वें नंबर पर हैं। सोमवार को उनकी नेटवर्थ 1.24 अरब डॉलर की तेजी से आई। इस साल उनकी नेटवर्थ 18.2 अरब डॉलर बढ़ी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 104 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ अंबानी के एक साथ 12वें नंबर पर है। उनकी नेटवर्थ इस साल 19.2 अरब डॉलर तेजी आई है। गूगल प्ले स्टोर से 200 से अधिक ऐप हटाए गए, लेकिन 15 किए गए डेवलपर्स का दावा। गूगल और भारतीय स्टार्टअप कंपनियों के बीच आजकल ठनी हुई है। गूगल ने कहा कि मैं अपने प्ले स्टोर से कई भारतीय ऐप को हटा दिया था। सरकार के सख्त रुख के कारण कई ऐप को बहाल कर दिया गया था। ऐप डेवलपर्स का दावा है कि 200 से अधिक ऐप को हटाया गया है। अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी गूगल और भारतीय स्टार्टअप कंपनियों के बीच विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा। भारतीय कंपनियों के गूगल पर अपनी प्रभावशाली स्थिति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है। ऐप डेवलपर्स का दावा है कि गूगल प्ले स्टोर से 200 से अधिक भारतीय ऐप हटाए गए हैं। इनमें से केवल 15 ऐप को ही बहाल किया गया है। इस बीच सरकार के मंत्रियों ने गूगल प्ले स्टोर से हटाए गए ऐप के विभिन्न स्टार्टअप के साथ सोमवार को कई बैठकें की। हालांकि प्ले स्टोर शुल्क भुगतान मुद्दे का कोई समाधान निकालता नजर नहीं आ रहा। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव और आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अलग अलग बैठकों में स्टार्टअप के साथ चर्चा की। इस दौरान स्टार्टअप ने अपनी चिंताएं बताई और सरकार से समर्थन मांगा। सीसीआई ने गूगल को 15-30% शुल्क लेने की पुरानी प्रणाली को खत्म करने का आदेश दिया था। इसके बाद अमेरिकी कंपनी ने ऐप भुगतान पर 11% से 26% तक शुल्क लगाया, जिस पर विवाद बढ़ गया था।
इससे पहले गूगल ने शुक्रवार को कहा था कि कई जानी मानी फर्मों सहित कंपनियां उसके बिलिंग मानदंडों का उल्लंघन कर रही है। ये कंपनियां बिक्री पर लागू प्ले स्टोर सेवा शुल्क का भुगतान नहीं कर रही। गूगल ने चेतावनी दी थी कि वह गूगल प्ले स्टोर से ऐसे गैर अनुपालन करने वाले ऐप को हटाने में संकोच नहीं करेगी। इसके बाद शुक्रवार को ही शादी.com, मैट्रिमोनी.com, भारत मैट्रिमोनी, बालाजी टेलीफिल्म्स का ऑल्ट ऑडियो, मचकुक एफएम डेटिंग सेवा, विवेक मैंडली ऐप प्ले स्टोर सर्च करने पर नहीं मिले। हालांकि बाद में कई ऐप को बहाल कर दिया गया। मंत्रियों ने क्या कहा? वैष्णव ने बैठक के बारे में विवरण साझा करने से इनकार करते हुए कहा कि जब इसे अंतिम रूप दिया जाएगा तो मैं साझा करूंगा। चंद्रशेखर ने भारतीय ऐप डेवलपर की संस्था ADIF यानी कि अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की। उन्होंने सोशल मीडिया के मंच पर एक्स पर कहा कि सरकार बड़ी और छोटी कंपनियों के लिए समान अवसर की दिशा में काम करना जारी रखेगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्टार्टअप के विकास को गति देगा। भारतीय ऐप कंपनियों के संगठन एयरलाइंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन ने कहा कि सरकार ने तत्काल समाधान और दीर्घकालिक व्यवस्था देने का भरोसा दिया है। इस बीच ऐप डेवलपर्स ने दावा किया है कि गूगल प्ले स्टोर से 200 से अधिक ऐप को हटाया गया है। इनमें से केवल 15 ऐप को ही बहाल किया गया है। एक ऐप डेवलपर ने कहा कि जिन ऐपों को बहाल किया गया उन्होंने गूगल की पॉलिसीज को मान लिया है, उनके पास उसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। गूगल प्ले स्टोर पर ही नहीं देखने के कारण लोगों को लग रहा था कि ये ऐप फर्जी है। लोगों को पता नहीं कि असल में क्या हो रहा है। बताते हैं आपको फोनों के बारे में। आईफोन से मिलेंगे आईफोन 15 जैसे फीचर्स, कीमत भी होगी आधी। आप अगर नया फोन खरीदना चाहते हैं तो आपको कई शानदार फीचर्स मिलने वाले हैं। आज हम आपको इस फोन से जुड़ी सामने आई जानकारी के बारे में बताने वाले हैं। इसकी खासियत है कि फोन की कीमत भी काफी कम होने वाली है और फीचर्स बिल्कुल आईफोन 15 जैसे मिलने वाले हैं। एप्पल अपने आईफोन से मॉडल्स पर काम कर रहा है। इसमें आपको डिजाइन से लेकर कैमरा में कई बदलाव देखने को मिल सकता है। आज हम आपको इस फोन से संबंधित जरूरी जानकारी देने वाले हैं। आईफोन 14 के ध्यान में रखते हुए कंपनी की तरफ से ये बदलाव किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि आईफोन 14 की 4th जनरेशन साल 2025 में आ सकती है, जबकि अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आईफोन 16 सीरीज के भी कंपनी से सीरीज को मार्केट में उतार सकती है। बाजार को ध्यान में रखते हुए एप्पल की तरफ से ये बदलाव किए जाएंगे। आईफोन से मॉडल में आपको 6.1 इंच डिस्प्ले मिलने वाला है, जो नोट डिजाइन के साथ आने वाला है, यानी इस फोन का साइज आईफोन 14/13 जैसा होने वाला है। फ्रंट फेसिंग कैमरा और फेस आईडी सेंसर्स भी मिलने वाले हैं। हाल ही में न्यू जनरेशन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ये 2022 में लाई गई थी। टच आईडी के साथ होम बटन भी मिलता है और 4.7 इंच डिस्प्ले के साथ आता है। आईफोन से आपको फ्लैट फ्रेम मिलता है, जो अभी आ रहे आईफोन 15 सीरीज मॉडल जैसा होने वाला है। आईफोन से भी अभी राउंड एज देखने को मिलेंगे। आईफोन की बात करें तो हमें इससे सिंगल कैमरा सेटअप मिलता है। सेम मॉडल में आपको आईफोन 15 सीरीज जैसा दमदार डिजाइन भी मिल सकता है, क्योंकि इसमें आपको USB Type-C कनेक्टर मिल सकता है। एप्पल की तरफ से अपनी फ्लैगशिप सीरीज में उतारा गया था। ऐसे में अगर आपको कोई अच्छे फोन की तलाश कर रहे हैं तो इसे अपनी लिस्ट में जरूर शामिल कर सकते हैं। इसमें आपको एक्शन बटन भी मिल सकता है, यानी कुल मिलाकर ये फोन आईफोन 15 फ्लैगशिप सीरीज की तरह आने वाला है। चौकीदार चोर है के बाद अब मोदी का परिवार। जी हां, पीएम पर अटैक और लालू यादव ने बीजेपी के पाले में फेंक दी गेंद। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए मैं भी चौकीदार कहा था। बीजेपी ने इस बार लालू के वार करते हुए मोदी का परिवार मुहिम शुरू की है। लालू यादव ने पटना और मोदी ने तेलंगाना में रैली की। बीजेपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोदी का परिवार की मुहिम चलाई गई है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन राजनीति माहौल एक तरफ से 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह बनता दिख रहा है।
तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए चौकीदार चोर है कहना शुरू किया, तो इसका जवाब देने के लिए बीजेपी ने मैं भी चौकीदार की मुहिम शुरू की। अब उसी तरह मोदी का परिवार मुहिम चलाई जा रही है। लालू ने परिवार के बहाने बोला था मोदी पर हमला। INDAIA में शामिल RJD लालू यादव ने पटना में एक रैली में कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी के पास अपना परिवार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तेलंगाना में एक रैली में मोदी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं इसके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं, तो इन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार है, जिनका कोई नहीं वो मोदी के हैं और मोदी उनके हैं। मेरा भारत मेरा परिवार है। इसके बाद बीजेपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोदी का परिवार की मुहिम चला दी। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा सहित बीजेपी के सभी मंत्री, मुख्यमंत्रियों और नेताओं सहित कार्यकर्ताओं ने एक्स प्रोफाइल पर अपना नाम के आगे मोदी का परिवार जोड़ दिया है। पूरे देश से उनका परिवार है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि लालू प्रसाद ने INDAIA के नेताओं की मौजूदगी में ओछी टिप्पणी की है। यह दुखद और पीड़ादायक है। त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा देश उनका परिवार है। उन्होंने पिछले 10 साल में कभी छुट्टी नहीं ली। वह दीपावली की पर भी सीमा में गए थे और देश के जो लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे बेचैन और परेशान विपक्ष की मोहब्बत की दुकान से एक के बाद एक नए जहर बुझे सामान निकले कर सामने आ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने लालू प्रसाद यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें राम मंदिर आंदोलन के वक्त हिंदू धर्म को लेकर उनके बयान की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का विरोध करने वाले आज हिंदू होने का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। दरअसल पटना की रैली में लालू प्रसाद ने यह भी कहा था कि मोदी सच्चे हिंदू भी नहीं है। हिंदू परंपरा के बेटे को अपने माता पिता के निधन पर अपना सिर और दाढ़ी मुंडवानी चाहिए। जब मोदी की मां की मृत्यु हुई तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि INDAIA के नेता प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याणकारी नीति और नीयत से बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। PM मोदी देश की जनता को अपना परिवार मानते हैं। देश की जनता भी उन्हें अपना मानती है, इसीलिए बार बार भारी बहुमत से उन्हें चुनती है। चौकीदार चोर है की तरह साबित होगा लालू का बयान। चुनाव में विपक्षियों के बयान को बीजेपी ऐसा मुद्दा बना लेती है जिससे खुद विपक्षी नेता घिरते नजर आते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में रफाल की डील को लेकर जब राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है कहा तो बीजेपी ने भी मैं भी चौकीदार की ऐसी मुहिम चलाई कि वह विपक्ष पर ही भारी पड़ी। लालू के बयान के बाद अब मोदी का परिवार मुहिम को बीजेपी उसी तरह फोकस कर रही है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक यह पूरी मुहिम चुनाव के प्रचार के दौरान भी दिखाई देगी। यह अभियान चुनाव तक जारी रहेगा। बीजेपी कांग्रेस सहित विपक्षी गठबंधन पर परिवारवाद को लेकर निशाना साधती रही है। हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी गृह मंत्री अमित शाह ने परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर खूब तंज कसा था। लोकसभा के आखिरी सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद क्या है इसकी पूरी परिभाषा ही दे डाली थी। अब जब लालू यादव का PM को लेकर बयान आया तो बीजेपी परिवारवाद पर और अग्रेसिव हुई है। बॉक्स ऑफिस यामी की आर्टिकल 370 की दूसरे सोमवार को रही धीमी रफ्तार, ध्वस्त हुई विद्युत जामवाल की क्रैक। यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 बॉक्स ऑफिस पर लगातार निखर रही है और इस फिल्म में बीते रविवार को कमाल कर दिया। हालांकि दूसरा सोमवार परीक्षा की घड़ी साबित हुई, लेकिन इसने नई फिल्मों की तुलना में भी काफी अच्छी कमाई कर ली है। वहीं विद्युत की क्रैक खत्म होने की कगार पर पहुंची। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 बॉक्स ऑफिस पर निखरती जा रही है। आर्टिकल 370 की रफ्तार हाल ही में रिलीज हुई विक्रांत मेसी की फिल्म 12वीं फेल की याद दिला रही है, जिसने धीमे धीमे ही सही लेकिन दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में पूरी तरह से सफल रही। यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 देश में इस धारा के लिए किए गए ऐतिहासिक फैसले पर बनी फिल्म है, जिसे कश्मीर से हटाने के लिए केंद्र सरकार को काफी मशक्कत करनी पड़ी। छोटे बजट में इस फिल्म ने शनिवार और रविवार को जबरदस्त कमाई की और अब सोमवार को ढीली रही, जो कि लाजमी है। वहीं इसी फिल्म के साथ रिलीज हुई विद्युत जामवाल की फिल्म क्रैक
कभी भी अपना बोरिया बिस्तरा समेट सकती है। आइए जाने दूसरे सोमवार को इन दोनों फिल्मों की कमाई का कैसा रहा हाल। आदित्य जाम्बले निर्देशित फिल्म आर्टिकल 370 की तारीफें हो रही हैं। हालांकि देश में कश्मीर के इतिहास से जुड़ी इस फिल्म को वैसी सफलता नहीं मिली जो साल 2022 में रिलीज फिल्म द कश्मीर फाइल्स को मिली थी, लेकिन इसे खराब भी नहीं कहा जा सकता। अगर फिल्म टिकने में कामयाब रही तो संभव है कि ये 100 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच जाए। इस फिल्म में अरुण गोविल पीएम मोदी की भूमिका में कमाल लग रहे हैं और उनके अलावा प्रियामणि, वैभव तलवादी, किरण कमारकर और राज जुत्सी जैसे तमाम शानदार कलाकार भी हैं। आर्टिकल 370 की रफ्तार करीब 70 करोड़ के पास पहुंची। रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने जहां दूसरे रविवार को 6.75 की धाकड़ कमाई की थी, वहीं इसने दूसरे सोमवार को 1.75 करोड़ का कलेक्शन भी किया। फिल्म ने 11 दिनों में कुल मिलाकर 52.7 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये करीब 70 करोड़ के पहुंच गई है। एक्शन फिल्म क्रैक पूरी तरह से ध्वस्त। वहीं विद्युत जामवाल की धुआंधार एक्शन फिल्म क्रैक अपनी कमजोर स्क्रिप्ट की वजह से पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। ये फिल्म पहले मंगलवार से ही 1 करोड़ से नीचे लटकी जा रही थी और अब जहेज कुछ लाखों में जाकर सिमट गई। फिल्म में दूसरे सोमवार को केवल 17 लाख की कमाई की है और कुल मिलाकर इसने अब तक 13.32 करोड़ का कलेक्शन देशी बॉक्स ऑफिस पर कर डाला। दिल्ली में दोस्ती, पंजाब में लड़ाई। भगवत मान ने विधानसभा में राहुल गांधी को क्यों ढो डाला? पंजाब पॉलिटिक्स INDA गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद भी पंजाब की आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को फटकार लगाई है। पंजाब के CM भगवत मान ने राहुल गांधी की भी आलोचना की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उनके निशाने पर राहुल गांधी भी रहे। उन्होंने इस दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में एक नेता है, वह राहुल गांधी के नाम से जाने जाते हैं, उनके पास पार्टी में कोई पद नहीं है। बजट सत्र के समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना था तो राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के जंगलों में घूम रहे थे। पता नहीं है कैसी यात्रा है। वहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में आपसे केवल कुछ सीटें मांगने पर भी तंज कसा और उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया। सिद्धू को बताया बिन ड्राइवर वाली ट्रेन। भगवत मान के निशाने पर पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी रहे। उन्होंने पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू की तुलना बिना ड्राइवर वाली ट्रेन से की। ये वो ट्रेन है जो नुकसान पहुंचाती है, उनके कार्यों में नकारात्मक प्रभाव को उजागर करती है। मान ने कांग्रेस विधायकों पर राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कार्यवाही बाधित करने और विधानसभा से बाहर जाने का आरोप लगाया, जिससे उनका मानना था कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हुई है। उन्होंने कहा कि वास्तव में कांग्रेस फिएट कार के पुराने मॉडल की तरह है जिसे अपडेट नहीं किया जा सकता। ताला चाबी देकर स्पीकर से ये बात कही। CM भगवत मान ने विधानसभा अध्यक्ष को ताला और चाबी सौंपकर कहा कि विपक्ष को सदन के अंदर बंद कर दीजिए ताकि वे बाहर ना निकलें। दरअसल भगवत मान ने पंजाब विधानसभा में बजट सत्र के शुरुआती दिन राज्यपाल के अभिभाषण को बाधित करने के लिए विपक्षी विधायकों की आलोचना की और सदन में चर्चा की मांग भी की थी। आप विधायकों के अनुरोध पर स्पीकर कुलतार सिंह सधवान ने सत्र की शुरुआत में प्रश्नकाल और शून्यकाल की परंपरा से हटकर राज्यपाल के अभिभाषण में व्यवधान पर चर्चा की अनुमति दी। इस चर्चा के शुरू होने से पहले मान ने स्पीकर को एक ताला और चाबी का लिफाफा दिया और कहा कि सदन का दरवाजा अंदर से बंद कर दीजिए ताकि विपक्षी सदस्य चर्चा के दौरान बाहर न निकल सके। मान ने स्पीकर से कहा कि मैं सच बोलूंगा और वे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, ताला लगा दीजिए ताकि ये भाग न जाए। इस पर विपक्ष के सदस्य नाराज हो गए और हंगामा शुरू हो गया। गर्मा गर्म बहस होती रही। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सदस्य प्रताप सिंह बाजवा ने मान से कहा कि वो भागेंगे नहीं। बाजवा और मान के बीच नोकझोंक होने पर स्पीकर ने कहा कि सदन के दरवाजे पर ताला लगाने का मुद्दा प्रतीकात्मक है ताकि सदन में चर्चा हो सके। सत्ता पक्ष और कांग्रेस विधायकों के बीच भी तीखी नोकाझोंक हुई, जिसके बाद अध्यक्ष के सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन के स्थगित होने के बाद बाजवा
द्वारा कुछ टिप्पणी करने के बाद सत्तारूढ़ आप के सदस्य विपक्षी बेंच की ओर दौड़ पड़े। आपके कुछ विधायकों और कांग्रेस विधायकों के बीच गर्मागर्म बहस होती रही। इस दौरान दोनों पार्टियों के कुछ विधायक उन्हें शांत कराने की कोशिश में भी लगे रहे। सरहद पार से क्यों बढ़ा भारत में नशे का कारोबार, जाने तालिबान और म्यांमार से क्या है कनेक्शन। ड्रग्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाल ही में नौसेना गुजरात एटीएस के साथ मिलकर ड्रग्स और ड्रग्स तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गुजरात तट के पास अरब सागर में विदेशी जहाज पकड़ा। इसमें 5 विदेशी सवार थे जिनके पास मछली पकड़ने वाली इस नाव में 3300 किलो ड्रग्स भरी हुई थी, 3110 किलो चरस, 158 मेथ पाउडर और 25 किलो हेरोइन थी। 27 फरवरी को गुजरात के समुद्री तट से 2000 करोड़ रुपए की 33 किलो नशीली दवाएं भी पकड़ी गई। ईरान के चाबहार बंदरगाह से इसे एक नाव में लाया गया था। इस कार्रवाई में नौसेना के समुद्री टोही विमान P-81 का इस्तेमाल किया गया। नशीली दवाओं का व्यापार करने वाले इतने ताकतवर हो गए हैं कि भारतीय नौसेना को ऐसे अभियानों में लगाना पड़ रहा है। असल में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार को भले ही तस्कर अंजाम दे रहे हों, इन्हें सरकारी तत्वों यानी कि सरकारी खुफिया एजेंसियों की शह मिली हुई होती है। भारत की चिंता दोनों की साठगांठ नशीली दवाओं का धंधा भारत ही नहीं, लैटिन अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका तक को अपनी चपेट में ले चुका है। भारत इन नशीले पदार्थों का बड़ा व्यापारी मार्ग और बाजार बना हुआ है। यही नहीं, इन नशीली दवाओं को रिफाइन करने में लगने वाले केमिकल का भारत से सप्लाई किया जाना भी भारतीय सुरक्षा अधिकारियों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। आतंकी कनेक्शन, नशीली दवाओं के तस्कर स्थानीय अधिकारियों और नेताओं को अपनी गिरफ्त में लेकर अपना धंधा चमकाने में कामयाब होते हैं। आतंकवादी संगठन भी अपनी गतिविधियों के लिए जरूरी पैसा अक्सर नशीली दवाओं के कारोबार से हासिल करते हैं। अफगानिस्तान स्थित इस्लामिक स्टेट के अलावा वहां के तालिबान शासकों और पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP की आय का एक बड़ा स्रोत मादक पदार्थ ही है। पड़ोस में है गढ़। वैसे तो ड्रग्स तस्करी के बड़े गिरोह लैटिन अमेरिका जैसे इलाकों में ज्यादा फल फूल रहे हैं क्योंकि वहां सरकारों पर उनका दबदबा होता है, लेकिन भारत के पड़ोस में नशीली दवाओं के उत्पादन और व्यापार के 2 बड़े गढ़ हैं जिन्हें गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट के नाम से जाना जाता है। इन इलाकों में भेजी गई नशीली दवाएं अक्सर भारत के रास्ते दुनिया के बाजारों में पहुंचाई जाती है। गोल्डन ट्रायंगल में मुख्य तौर पर 3 देश हैं, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, जबकि गोल्डन क्रिसेंट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान शामिल है। अस्थिरता भी है कारण। वैसे तो ये इलाके पिछले कई दशकों में नशीली दवाओं के धंधे में शामिल हैं, लेकिन देखा गया है कि जब भी इन इलाकों में देशों में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, मादक दवाओं का धंधा तेजी पकड़ने लगता है। बेहिसाब कमाई वाले इस धंधे में अपराधी गिरोह के साथ आतंकवादी तत्व भी शामिल होते हैं जिनकी पीठ पर सरकारी खुफिया एजेंसियों का हाथ होता है। कमाई का जरिया, मिसाल के तौर पर 2021 के बाद जब म्यांमार में फौज ने सत्ता हथियाई और अफगानिस्तान में तालिबान ने चुनी हुई सरकार को बेदखल किया, तब से नशीली दवाओं की फसलों का उत्पादन और धंधा तेजी से बढ़ता जा रहा है क्योंकि इन देशों के अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से बाहर कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ की सरकारें अपनी राष्ट्रीय आय के एक सुनिश्चित स्रोत के तौर पर अफीम की खेती को बढ़ावा देती है। 3 गुना बढ़ी आय। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के लौटने के बाद ही अफीम की खेती 32% बढ़कर 2.33 हजार हेक्टेयर में होने लगी, जिससे उनकी आय 3 गुना बढ़कर 1.4 अरब डॉलर हो गई। अफीम का धंधा अफगानिस्तान को अमेरिका, अन्य यूरोपीय देशों में जो वित्तीय मदद मिलती थी, उसके रुकने के बाद तालिबान अफीम को अपने गैर कानूनी निर्यात का एक बड़ा स्रोत बना लिया है। अफगानिस्तान से विश्व बाजार को अफीम निर्यात होता है, उसमें उसका हिस्सा 80% माना जाता है। इस अफीम को पाकिस्तान के रास्ते पंजाब भेजा जाता है, जहां से ट्रकों के जरिए पूरे भारत में पहुंचाया जाता है। म्यांमार में बढ़ी खेती, इस तरह म्यांमार से भी अफीम की खेती में भारी इजाफा होने की रिपोर्ट है। दिलचस्प है कि वहां फौजी शासकों को ही नहीं, कई विद्रोही गिटों को भी आय के एक प्रमुख स्रोत के रूप में अफीम की खेती का सहारा लेना पड़ता है।
नशीली दवाओं के धंधेबाज जब क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल करने लगे। अंडरवर्ल्ड नेटवर्क भारत ड्रग्स कारोबार के इन दोनों बड़े केंद्रों के बीच फंस गया है। इन इलाकों में सबसे निकट भारत ही है, जहां मादक दवाओं की खपत का विशाल बाजार ही नहीं, इसे रिफाइन करने की तकनीकी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। नशीली दवाओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में अंडरवर्ल्ड नेटवर्क की बड़ी भूमिका होती है, जिसकी पुलिस और संबद्ध एजेंसियों में गहरी पैठ रहती है। कुल व्यापार कहीं बढ़ा। हालांकि नशीली दवाओं के धंधे पर रोक लगाने के लिए भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जैसी संस्थाएं सक्रिय हैं और गुजरात के तट पर नशीली दवाओं की जो ताजा धरपकड़ हुई वैसी कामयाबी अक्सर मिलती है, लेकिन इसे नशीली दवाओं की भारत में होने वाली कुल तस्करी का एक अंश मात्र ही माना जाता है। युवाओं में बढ़ा चलन नशीली दवाओं की आसानी से उपलब्धता का ही परिणाम है कि देश भर में युवा वर्ग में मादक दवाओं का चलन बढ़ता जा रहा है। इससे देश में सामाजिक तबाही फैलेगी ही, देश की सुरक्षा पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसे राष्ट्रीय अभिशाप के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे लड़ने के लिए ईमानदार राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक मुस्तैदी की जरूरत है। चूक तो हो गई है, अब लालू यादव को पता चलेगा कि ई मोदी क्या चीज है। नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में उतरने के बाद एक नैरेटिव सेट करते हैं। बीजेपी की खासियत यह है कि वह चुनावी सीजन में विपक्ष का चूक फायदा उठाती है। विपक्षी नेता हर चुनाव से पहले ऐसी चूक कर जाते हैं जिसका फायदा नरेंद्र मोदी सीना ठोक कर उठा लेते हैं। पिछले चुनाव में ऐसी चूक मणिशंकर अय्यर, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे नेताओं ने की। बीजेपी को इस बार यह मौका लालू यादव ने दिया है। लालू यादव की नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी के बाद बीजेपी ने छेड़ दिया मोदी का परिवार कैंपेन। नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की जनसभा में जनता से लगवाया मोदी का नारा। पूरे चुनाव में बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ आक्रमण प्रचार करने की तैयारी में। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर चाय वाला कहा और कांग्रेस अधिवेशन में चाय बेचने की सलाह दी। उनके इस बयान से राजनीतिक में हंगामा मच गया और चुनाव की दिशा ही बदल गई। बीजेपी ने इस बयान के बाद पूरे देश में चाय पर चर्चा कैंपेन लॉन्च कर दिया। इसके साथ यह नैरेटिव फैला दी कि कांग्रेस गरीब परिवार के चाय बेचने वालों को प्रधानमंत्री पद पर नहीं देख सकती। फिर आगे क्या हुआ सभी जानते हैं। बीजेपी को पहली बार 282 सीटों पर जीत मिली और पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस चौकीदार चोर है का नारा बुलंद किया। राहुल गांधी अपनी चुनावी रैलियों में यह नारा दोहराते रहे। भाजपा के इस जवाब में मैं चौकीदार हूं अभियान चला दिया। आम लोग भी मैं भी चौकीदार की टोपी और शर्ट पहने नजर आए। मई 2019 की बात करें तो चुनावी नतीजे भी इतिहास में दर्ज हो गए। बीजेपी 303 सीटें जीतकर दोबारा केंद्र की सत्ता में पहुंची और नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को यह मौका बिहार के नेता लालू यादव ने दिया है। चूक तो हो गई, अब लालू यादव को पता चलेगा कि ई मोदी क्या चीज है। नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में उतरने के बाद एक नैरेटिव सेट करते हैं। बीजेपी की खासियत है कि चुनावी सीजन विपक्ष की चूक का फायदा उठाती है। विपक्षी नेता हर चुनाव से पहले यह चूक कर जाते हैं जिसका फायदा नरेंद्र मोदी सीना ठोक कर उठा लेते हैं। वार बुधवार 6 मार्च आप सभी का दिन मंगलमय हो। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की खबरें। देश विदेश में क्या हो रहा है वो तमाम जानकारियां। यूपी के शाहजहांपुर में एक युवक ने अपने